जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी पढ़ रहे थे सर्वनाम। सर्वनाम में हमने सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम को हमने पढ़ा है। पुरुषवाचक सर्वनाम या फिर कभी व्यक्तिवाचक हो जाता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, ना कि सर्वनाम। तो हमने पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत 3 भेद को हमने पढ़ा है। कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम को हमने पढ़ लिया है। तो अब हम दूसरा पढ़ने वाले हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, यह हम सभी पहले परिभाषा देखेंगे, फिर हम इसके उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे। तो निश्चयवाचक सर्वनाम वह होता है, यानी जिस सर्वनाम शब्द से हमें निश्चय का बोध हो। क्या? निश्चय किसी वस्तु, निश्चित किसी वस्तु का बोध हो तो वह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो सबसे पहले हम इसकी अब परिभाषा को लिखते हैं कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो, किसी निश्चित वस्तु का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का, कोई वस्तु हो उसका निश्चय हो जाए कि निश्चित है कि यह किताब है, तो कहा जाएगा क्या? यह किताब है। तो जो किताब है यह किताब ही है। अगर बोला जाए कि वह सर्प है, यानी वह सांप है, तो वह सांप है, यानी वह सांप है, वो निश्चित है, निश्चित है कि वह सांप ही है। तो जो यह और वह शब्द आएगा या आया है इस वाक्य में, तो वह क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम को प्रदर्शित करेगा। तो जैसे उदाहरण में लिख लेंगे, जैसे वह सांप है, वह सांप है। या फिर लिख सकते हैं वह किताब है, यह किताब है, कुछ भी। तो लिखते हैं कि यह किताब है। क्या लिखें? कि यह किताब है। और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि यह मेरा कोट है। क्या? कि यह मेरा कोट है। अब लिखते हैं दूसरा उदाहरण कि वह मेरी घड़ी है। तो हमने क्या देखा कि यह सांप है, यह किताब है, या फिर यह मेरा कोट है, यह मेरी घड़ी है, या फिर वह मेरी घड़ी है। तो जो यहां पर वह जो आया हो, यह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? यह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम को प्रदर्शित कर रहा है।
उम्मीद है आपको निश्चयवाचक सर्वनाम समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं तीसरे सर्वनाम की तरफ। क्या? तीसरे सर्वनाम की तरफ कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम चलने वाले हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहीं पे हम आ बना देते हैं, हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये हमारा है तीसरा सर्वनाम। क्या? ये हमारा हो गया तीसरा सर्वनाम। हमने निश्चय में केवल आ जोड़ दिया तो हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि इतना मिटा के फिर से लिखना होता तो सीधे से थोड़ा सा ही मिटा के थोड़ा सा टिक लगा दिए। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जिस सर्वनाम से निश्चितता का बोध ना हो, यानी निश्चय ना हो पाए, निश्चितता का बोध ना हो, वह हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब हम इस परिभाषा को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद ठीक हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि जिस सर्वनाम से जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का या किसी वस्तु की अनिश्चितता, यानी निश्चित न हो पाए, अनिश्चितता का बोध हो, उसे अनिश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे इसका उदाहरण क्या समझें कि कोई आया है। क्या? कोई आया है। अगर आपसे बोले कि कोई आया है तो निश्चित नहीं हो रहा कि कौन आया है। कौन आया है हमें नहीं पता है। क्या? हमें नहीं पता है, अनिश्चय है। तो उदाहरण में लिख लेंगे, उदाहरण या फिर जैसे करके कि कोई आया है, कोई आया है। या फिर जैसे बोल देते हैं कि दाल में कुछ काला है। क्या? दाल में कुछ काला है। तो यहां पर कुछ क्या हुआ कि कोई व्यक्ति कहना चाहता है, लेकिन वहां पर क्या कहना चाहता है वह निश्चय नहीं है, यानी निश्चित नहीं है। दूसरा उदाहरण लिखिएगा कि दाल में कुछ काला है। क्या? दाल में कुछ काला है। उसके बाद अगला उदाहरण देखते हैं कि मैंने या मैंने कल
किसी को देखा है। क्या? कि मैंने कल किसी को देखा है। अब मान लो कोई व्यक्ति जा रहा था, कोई व्यक्ति जा रहा था, आपने उसे पीछे से देख लिया या फिर आपकी नज़रें पड़ गई तो आपने उसे देखा बट क्या पहचान नहीं पाए हैं। क्या? मान लो पीछे से देखा है आपने तो उसे पहचाना नहीं है, तो आप बोल सकते हो किसी से कि मैंने कल किसी को देखा था आपके जैसे। तो वहाँ पर वो व्यक्ति बोल सकता है कि मैं नहीं था, यानी किसी को देखा था। वो किसको देखा था? उसे निश्चित नहीं हो पाया कि वह व्यक्ति कौन था। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या आया, कोई, दूसरे वाले में कुछ, यहाँ पर किसी। तो ये सब क्या है? ये ऐसे सर्वनाम हैं जो अनिश्चय को दर्शाते हैं। क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। ये क्या हैं? ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं क्योंकि निश्चित वस्तु का बोध नहीं करा रहे हैं। क्या? निश्चित वस्तु का बोध नहीं करा रहे हैं। तो ये हमारे हो गए 3 सर्वनाम। अब हम सभी चौथे सर्वनाम की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या? चौथा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम पढ़ने वाले हैं चौथा सर्वनाम अब हम चौथे सर्वनाम की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथा हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है चौथा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि जिस सर्वनाम से, क्या, कि जिस सर्वनाम से किसी संज्ञा के विषय में, क्या, किसी संज्ञा के विषय में, यानी किसी वस्तु होगी या कोई व्यक्ति होगा, यानी तो क्या होगा, किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न किया जाए। क्या? प्रश्न किया जाए तो वह सर्वनाम क्या होगा? वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा? कि वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। अब हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा को समझ लिया आपने, लिखते हैं, उसके बाद ठीक उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझते हैं। तो वे सर्वनाम, वे सर्वनाम, क्या, कि वे सर्वनाम जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु कहते, जिससे किसी संज्ञा ही लिखते हैं, किसी संज्ञा के विषय में, किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध हो, प्रश्न का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे पूछ लिया जाए, आपका क्या नाम है? क्या? आपका क्या नाम है?
तो क्या जो है यह प्रश्न किया गया किससे, आपसे। तो आप क्या हैं, संज्ञा ही तो हैं, आपका कोई नाम है या कोई वस्तु होगी तो वो क्या होगी, संज्ञा के अंतर्गत ही आएगी। तो उदाहरण में लिख लीजिएगा या फिर जैसे करके लिख लीजिएगा। उदाहरण में या जैसे करके कि आपका क्या नाम है। आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है। या फिर दूसरा उदाहरण है कौन आ रहा है, कि कौन आ रहा है, क्या, कि कौन आ रहा है। या फिर अगला उदाहरण देखते हैं कि आपको किससे मिलना है। आपको किससे मिलना है, क्या, आपको किससे मिलना है। तो यहां पर क्या है, प्रश्न किया जाएगा, प्रश्न का बोध हो। तो यहां पर देखिए किससे, यहां पर कौन, यहां पर क्या, तो ये सभी शब्द क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। अब हम अगला सर्वनाम देखते हैं, कौन सा, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या देखते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम को पढ़ते हैं। बस आप सभी अधिक से अधिक सहयोग कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते रहिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और क्लास को कमेंट भी कीजिए। अगला सर्वनाम है कौन सा, संबंधवाचक सर्वनाम। ये कौन सा है, पांचवा है। क्या, संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा क्या होगी कि वे सर्वनाम जिससे एक दूसरे के बारे में या एक दूसरे के बारे में संबंध को दर्शाए, क्या, संबंध का दर्शाए या संबंध को प्रदर्शित करे या संबंध का बोध कराए। क्या, एक दूसरे के संबंध के बारे में दर्शाए, एक दूसरे के संबंध का बोध कराए, तो वे हमारे संबंध बोधक सर्वनाम होते हैं। तो इसकी परिभाषा को ठीक हम पहले लिखेंगे, फिर कुछ उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि वे सर्वनाम जो एक दूसरे से संबंध, क्या, एक दूसरे से संबंध का बोध, एक दूसरे से संबंध का बोध कराए, उसे संबंधवाचक सर्वनाम
उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप सभी ने उदाहरणों को बहुत सुना होगा, क्या कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो उदाहरण में लिख सकते हैं, उदाहरण क्या हो गया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या? जिसकी लाठी उसकी भैंस। या फिर दूसरा उदाहरण देखते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगला उदाहरण है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्या? कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। और दूसरा उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण क्या है कि जो आया है वह या वो जाएगा। क्या? जो आया है, जो आया है वो जाएगा। ये हमारे हो गए उदाहरण। अब देखिए यहां पर ऐसे सर्वनाम जो एक दूसरे पे या एक दूसरे को संबंध का बोध करा रहे हैं। जैसे यहां पर देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी और उसकी एक दूसरे में एक दूसरे को संबंध का बोध करा रहे हैं। अब देखिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यहाँ पर जैसा और वैसा एक दूसरे के संबंध को दर्शा रहे हैं। जो आया है वो जाएगा। तो जो और वो क्या है? संबंध का बोध करा रहे हैं। तो ये हो गया आपका संबंधवाचक सर्वनाम। क्या हुआ? संबंधवाचक सर्वनाम। तो हमने 5 सर्वनाम को पढ़ लिया है। अब हमारा लास्ट सर्वनाम है छठा। छठा क्या है? निजवाचक सर्वनाम। छठा और लास्ट क्या है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम ये कौन सा है? छठा नंबर है। छठा नंबर है कि निजवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि वे सर्वनाम जो क्या कि वे सर्वनाम जो स्वयं के लिए हो। क्या? जो सर्वनाम जो कर्ता स्वयं के लिए यानी खुद के लिए हो, खुद के लिए प्रयोग किए जाएं, तो वह क्या होगा? वह निजवाचक सर्वनाम होता है। अब जैसे इसमें कैसे होंगे? जैसे मैं अपना कार्य, जो अपना होगा, अपना कार्य स्वयं कर लूंगा। क्या? अपना कार्य स्वयं कर लूंगा। स्वयं क्या हुआ? निजवाचक। स्वयं हो गया, खुद हो गया। तो ये सारे शब्द क्या होंगे कि निजवाचक सर्वनाम को प्रदर्शित करेंगे। तो इसके पहले परिभाषा लिखते हैं, फिर उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। तो वे
सर्वनाम जो खुद के लिए प्रयोग किए जाएं या वे सर्वनाम जो कर्ता स्वयं के लिए, क्या कि वे सर्वनाम जो कर्ता स्वयं के लिए, स्वयं या अपने आप के लिए, स्वयं के लिए प्रयोग करे, क्या स्वयं के लिए प्रयोग करे, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि वे सर्वनाम जो कर्ता स्वयं के लिए या अपनेपन का बोध कराए, या अपनेपन का बोध कराए, ऐसा सर्वनाम जो अपनेपन का बोध कराए वह निजवाचक सर्वनाम होता है। जो कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करे उसे निजवाचक सर्वनाम, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, क्या उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये प्रश्नवाचक नहीं है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं हम, जैसे उदाहरण है क्या कि मैं अपना कार्य स्वयं कर लूंगा, कि मैं अपना कार्य स्वयं कर लूंगा, क्या कि मैं अपना कार्य स्वयं कर लूंगा, मैं अपना कार्य स्वयं कर लूंगा। तो यहाँ पर जो स्वयं आया है वह खुद के लिए आया है, अपने के लिए आया है, तो क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं कि मैं अपने कपड़े, क्या कि मैं अपने कपड़े स्वयं धुलता हूँ, क्या कि मैं अपने कपड़े स्वयं धुलता हूँ। अगला उदाहरण देखते हैं कि वह अपना काम, क्या कि वह अपना काम खुद ही करता है, क्या कि वह अपना काम खुद ही करता है, या फिर मैं अपना काम खुद ही करता हूँ, या ऐसे कह सकते हैं कि वह अपना काम खुद ही कर लेगा। तो बस थोड़े थोड़े सेंटेंस, थोड़े थोड़े शब्द को चेंज करके कई सारे उदाहरण बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख लीजिए, एक उदाहरण और देख लीजिए कि क्या कि तुम अपना कार्य स्वयं करते हो, क्या हो गया कि तुम मान लीजिए स्वयं, तुम स्वयं यह कार्य या फिर काम, यह काम करो। जो करता है यानी तुम बोला गया है, तो जो करता होगा वह स्वयं ही कार्य करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए स्वयं, यहाँ पर खुद, यहाँ पर स्वयं, यहाँ पर भी स्वयं। तो
तो ये सभी शब्द क्या हुए, सर्वनाम हैं। ऐसे सर्वनाम हैं, कौन से, निजवाचक सर्वनाम हैं। क्या, निजवाचक सर्वनाम है, जो कर्ता खुद के लिए यानी जो कार्य करेगा वह अपने लिए ही प्रयोग करे, तब वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। तो ये रहे आपके 6 सर्वनाम। 6 सर्वनाम के भेदों को हमने आज पूर्ण रूप से पढ़ लिया है। तो सबसे पहला सर्वनाम क्या था, पुरुषवाचक सर्वनाम। हमने वहां पर व्यक्तिवाचक सर्वनाम कर दिया था, सॉरी वहां पे क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर हमने उसके बाद दूसरा पढ़ा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। तो आज की क्लास आपकी सर्वनाम की समाप्त होती है, सर्वनाम चैप्टर पूरा पूर्ण होता है। तो आप सभी सर्वनाम से संबंधित क्वेश्चनों को हल कीजिएगा। आप सभी की क्लास को आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।